तो कैसे हैं आप सब? गुड ऑनलाइन, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? दैट इज ग्रेट। तो गैस क्वेश्चन जो था हमारा न्यूज से रिलेटेड था, देन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था, इंडिया की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड था, पर्टिकुलरली एनडीए गवर्नमेंट की विचारधारा से रिलेटेड था, इजराइल से रिलेटेड था, ईरान से रिलेटेड था। एंड इसमें हमने मल्टीपल एंगल्स जानने थे कि कैसे हमारी एजुकेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, particularly in context of the recent escalation also between Israel and Iran and the involvement of United States of America। तो ऑल इन ऑल कंप्लीट क्वेश्चन था आंसर राइटिंग का, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, आई मीन टू से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं वाले। सो बड़ी सिंपल बात है, पहले भी आपको आंसर राइटिंग क्लासेस में भी बता रहा हूं, अदरवाइज भी बता रहा हूं कि जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर तो आप बिगनर हैं, आपको 4-5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन। एंड पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना। क्योंकि जब आप बिगनर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं आंसर राइटिंग, यू नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ। इस चीज को समझो, टेस्ट करने की जो स्टेज है वो लेटर ऑन जाके आती है, लेकिन अगर शुरुआत में अपने आप को टेस्ट कर जाओगे तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इट इज जस्ट लाइक आप कार चलाना सीख रहे हैं एंड कार बहुत तेज शुरू में ही नहीं चला सकते, 100 की स्पीड 150 की स्पीड पे शुरू में नहीं ना चला सकते, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको लगेगा मैं शायद कार चला ही नहीं सकता या सकती। यू हैव टू लर्न, व्हेन यू आर लर्निंग यू हैव टू गो स्लो। तो जो शुरू में आंसर राइटिंग करते हैं बच्चे, अभी उन्होंने शुरू किया है, बिगनर हैं, उनको अपने आप को बर्डन नहीं करना। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चाहे 10 बार पढ़ना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर लर्निंग, आप लर्निंग स्टेज पर हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेस्ट एशिया इज अंडरगोइंग मेजर realignment. Examine how India is recalibrating its ties with countries like Iran, Israel, and the Gulf in the wake of Gaza conflict and emerging trend routes like IMEC. What is IMEC? क्या? ओके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। ओके, व्हाट इट इज ये भी डिस्कस करना है आपको। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, सी वेस्ट एशिया इज अंडरगोइंग अ मेजर रीअलाइनमेंट। योर कीवर्ड इज वेस्ट एशिया। हो क्या रहा है यहां पर, मेजर रीअलाइनमेंट। अब क्या मेजर रीअलाइनमेंट हो रही है हमें वो देखना, समझ गए ना। वेस्ट एशिया के बारे में लिख देंगे हमारी इंट्रोडक्शन में तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। रीअलाइनमेंट जो हो रही है वो क्या रीअलाइनमेंट हो रही है, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, रीलाइनमेंट कैसी हो रही है कि इंडिया जो है पहले किसके साथ होता था, ईरान के साथ होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने शिफ्ट किया, स्ट्रेटेजिक कारणों की वजह से इंडिया ने शिफ्ट किया, गवर्नमेंट बदली तब इंडिया ने शिफ्ट किया। पहले पंडित नेहरू को क्या बोला जाता था, पंडित नेहरू को बोला जाता था कि वो, बताइए, मैंने आईआर में आपको करवाया था, पंडित नेहरू को क्या बोला जाता, ही इज मोर अरेबिक देन द अरब्स, कि इतने अरब भी अरबी नहीं है जितने पंडित नेहरू अरबी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन लाइंस के साथ शुरू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। एंड देन फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वेस्ट एशिया को क्या, एक्सटेंडेड नेबर्स। ये दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हैं कि नहीं मेंशन कर सकते हैं। सो इस रीजन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है, तीसरी, डायस्पोरा से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इस रीजन की। और क्यों इंपॉर्टेंस है, ऑयल रिच है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ओके, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। तो आप सारी चीजों को दिमाग में रखेंगे। अभी मैं नहीं कह रहा ये चीजों को लिखना है हमने, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको क्या ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। सो वेस्ट एशिया इज अंडरगोइंग व्हाट, अ मेजर रीअलाइनमेंट। ये रीअलाइनमेंट क्या है वो हम देख लेंगे जब लिखेंगे। एग्जामिन, एग्जामिन अगेन इज योर कीवर्ड। हाउ इंडिया इज रिकैलिब्रेटिंग, एग्जामिन इंडिया कैसे अपने टाइज को रिकैलिब्रेट कर रहा है, कौन सी कंट्रीज के साथ, विद कंट्रीज लाइक व्हाट, ईरान, विद कंट्रीज लाइक इजराइल, the Gulf in the wake of Gaza conflict and emerging trade routes like IMEC। आई बात समझ। पर्टिकुलरली फोकस किसके ऊपर हो रहा है कि जैसे ट्रेडिंग रूट्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग रूट्स जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, प्लस जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडल ईस्ट में, गाजा कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको इस क्वेश्चन में, उसके अलावा और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहे हैं जो एस्केलेशंस चल रही हैं, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत इन्वॉल्व हैं वहां पर, उसके अलावा इजराइल और
ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट। सीरिया की बात करेंगे, अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे ट्रेंड्स आपको ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि इंडिया अपने टाइज को कैसे रिकैलिब्रेट कर रहा है, मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चेंज कर रहा है। जैसे जयशंकर ने बोला, क्या बोला कि इंडिया या इंडियाज इंटरेस्ट लाइज ओनली इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। तो चाहे बात फिर मिडिल ईस्ट की हो, चाहे रशिया की हो, आप जितने मर्जी सैंक्शंस लगाएं, हमने तेल लेना तो हम लेंगे, यूरोप नहीं ले रहा। चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, चाहे ईरान की बात हो। तो अगर हमने ईरान के खिलाफ आईएईए में भी एक पोस्टर अडॉप्ट किया जो उसके अगेंस्ट था, दैट वाज ओनली बिकॉज हम क्या चाह रहे थे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे थे। इज दैट क्लियर टिल हियर गाइस? या दैट्स राइट ऑनलाइन। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। वेस्ट एशिया इज अंडरगोइंग अ मेजर रीअलाइनमेंट। एग्जामिन हाउ इंडिया इज recalibrating its ties with countries like what? Iran, Israel, and the Gulf. In the wake of what? In the wake of Gaza conflict and emerging trade routes like IMEC. पढ़ना दोबारा से, क्या क्लियर है? ध्यान से एक बार फिर देख लो। वेस्ट एशिया जो है, इट इज अंडरगोइंग व्हाट? मेजर रीअलाइनमेंट। वेस्ट एशिया में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। कौन सी रीअलाइनमेंट्स हो रही है, हमें वो देखना पड़ेगा। अब इसमें आप ट्रॉयका को भी मेंशन कर सकते हैं। ट्रॉयका पता है आपको क्या है जी? सो रशिया, चाइना एंड देन ईरान। ओके, ट्रॉयका जो है दैट इज ऑल्सो कमिंग टू द पिक्चर। तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को संभाल सकता है, दैट इज ईरान, एंड उससे एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पार इन द रीजन, तो उसके साथ मिलके ट्रॉयका बना रहा है। तो ट्रॉयका तो कभी भी आ जाता है। लेट्स से जब अफगानिस्तान का क्राइसिस चल रहा था, तालिबान के टाइम की बात कर रहा हूं आपके साथ, पहले उस समय पर भी ट्रॉयका बना था जिसमें अमेरिका था। so that was to handle a particular situation. Okay, anyways, so look at the introduction. बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत इंट्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑफन कॉल्ड वेस्ट एशिया एज इंडियाज व्हाट? एक्सटेंडेड नेबरहुड, अंडरलाइनिंग इट्स वाइटल इंपॉर्टेंस। अंडरलाइनिंग व्हाट? इट्स वाइटल इंपॉर्टेंस। आप यहां पंडित नेहरू की भी बात कर सकते थे कि right from the times when Pandit Nehru was referred to as what? More Arabic than the Arabs itself. India has seen a major shift in its foreign policy when it comes to West Asia. वेस्ट एशिया शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अदरवाइज तो हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं इस रीजन को। ओके, सो फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी, सी कहां से? फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि रीजन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? ऑयल इंपॉर्टेंस है, क्रूड मिल रहा है वहां पर। To diaspora and maritime trade, the region has always mattered to India. अब maritime trade की बात करें तो कौन से maritime routes यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? स्टेट ऑफ हॉर्मस, पर्शियन गल्फ, सारा जरूरी है हमारे लिए। समझ रहे हैं बात के नहीं? तो उस एंगल से भी ये रीजन इंपॉर्टेंट, डायस्पोरा के एंगल से भी इंपॉर्टेंट, एंड एनर्जी सिक्योरिटी के एंगल से भी इंपॉर्टेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं? हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो इस इंट्रोडक्शन से हम क्या बता रहे हैं? वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, विच इज अ गुड इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। विच इज अ गुड इंट्रोडक्शन। वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस किसके लिए? इंडिया। सो अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन कैसे करते, क्या शुरू करते? West Asia is undergoing a major realignment. Firstly, let us know West Asia is important for India. Why? हमारे लिए वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पहले ये जान लेते हैं। तो हमने जान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अदरवाइज भी एनर्जी सिक्योरिटी टू डायस्पोरा मैरीटाइम ट्रेड। अब आप ये तीनों चीजों को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं एज इट इज। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। रोज आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, रोज यूट्यूब पर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। वो क्या सिखा रहा है आपको? आंसर राइटिंग तो सिखा रहा है। तो अगर अभी भी आंसर राइटिंग ना आए तो फिर कब आए? अभी भी आंसर राइटिंग ना आए तो फिर कब है? और करना क्या? हर एक चीज को, हर एक एरिया के रिगार्डिंग आपको बेसिक चीजें उठाते जाना उसमें। सो इन द पास्ट इंडिया फॉलोड अ मोर आइडियोलॉजिकल एंड प्रो अरब लाइन। अब ये क्यों आ रही है बात? क्योंकि हम क्या शो करना चाह रहे हैं? एग्जामिन हाउ इंडिया इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स टाइज। अगर रिकैलिब्रेट कर रहा है तो पहले क्या टाइज थे वो भी मेंशन करना पड़ेगा ना। नहीं समझे? तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? एग्जामिन हाउ इंडिया इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स टाइज। रिकैलिब्रेट कैसे करा टाइज? तो उसके लिए मतलब चेंज कैसे करा टाइज? तो पहले क्या टाइज थे वो तो जान ले।
अगर आपने जानना हो कि एक्सवाईजी पर्सन कैसे अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे ना कि पहले ये पहनता था लेकिन अब ये पहन रहा है। तो वही तो हम बता रहे हैं, पहले क्या था? इन द पास्ट इंडिया फॉलोड व्हाट? अ मोर आइडियोलॉजिकल एंड प्रो अरब लाइन, एज पंडित नेहरू वंस सेड, इंडिया इज मोर अरब देन द अरब्स देमसेल्व्स। तो इनको बोला जाता था खुद को, पंडित नेहरू को, कि ऐसा नहीं है, आप खुद क्या हैं, यू आर मोर अरेबिक देन द अरब्स। ओके, सो टुडे हाउएवर इंडियाज अप्रोच इज मोर स्ट्रेटेजिक। सो आगे ना शिफ्ट, पहले क्या था और अब शिफ्ट क्या है? India is approaches more strategic balance as seen in the reaction to the Gaza conflict and projects like IMEC। अब इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं? गुड इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके आगे क्वेश्चन के साथ साथ जाते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोहेरेंस। जिस क्वेश्चन में कोहेरेंस होगी, वो क्वेश्चन जो है, वो आंसर जो है, वो नंबर फेच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम क्या कह रहे हैं? कोहेरेंस। कोहेरेंस समझ गए ना? स्टार्टिंग शुरू हो रही है, वाई वेस्ट एशिया मैटर्ड, देन पहले क्या था हमारा रिलेशन और अब हमारा क्या रिलेशन चल रहा है। कोहेरेंस ही तो है ना। कैसे कोहेरेंस है? क्योंकि वेस्ट एशिया की बात हुई, एंड देन उसके बाद एग्जामिन हाउ इंडिया इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स टाइज विद कंट्रीज, सो हाउ इट इज चेंजिंग। अब आगे क्या होना चाहिए बताइए? अगर कोहेरेंस के साथ चलते जाना ना, यू टेल मी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? चेंजिंग टाइज बताने। अब हमने बता दिया ना चेंज कैसे हो रहे हैं। उसमें हमने क्या लिखा कि अब हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रीजन हमारे लिए रखता है, हमारी जो अप्रोच है वो क्या होगी? स्ट्रेटेजिक होगी एंड बैलेंस्ड होगी है, एज सीन इन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोजेक्ट्स लाइक आईएमईसी। अब नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? यू विल बी रेफरिंग, राइटिंग के ईरान के साथ कैसे टाइज जो है वो रिकैलिब्रेट हुए, इजराइल के साथ कैसे हुए, गल्फ नेशंस के साथ कैसे हुए, एंड देन उसके बाद इमर्जिंग ट्रेड रूट्स लाइक आईएमईसी एंड और कौन से ट्रेडिंग रूट्स है। दैट्स इट, खत्म। खत्म। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हो? कुछ भी नहीं। नहीं समझे? कोहेरेंस अचीव की जा रही है व्हाइल राइटिंग द आंसर। एक बहुत ही वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में आंसर लिखा गया, क्वेश्चन में ऐसी चीजें उठाएगी, डिमांड समझेगी। इसीलिए मैंने बोला, हमने कितनी बार पढ़ा ये क्वेश्चन? हमने 4 बार पढ़ा ये क्वेश्चन, राइट? एक बार डिस्कस भी किया, 2 बार हमने, तो टोटल हम मान ले तो 4 5 6 बार हमने इस क्वेश्चन को देखा और समझा। अब आपने जब इसको अटेम्प्ट किया था, क्या इतनी ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट किया इसको? क्या जो अब क्लैरिटी आ रही है आपको वो तब थी? नहीं। कारण? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। लेके बैठ जाओ ना उसको। मैं फिर बोल रहा हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका। नहीं सबमिट होता टेस्ट, कोई बात नहीं, टेस्ट सबमिट करा के क्या करोगे अगर कुछ सीख ही नहीं रहे? व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? अगर कुछ अचीव ही नहीं कर रहे हो आप, तो फिर फायदा क्या टेस्ट सबमिट करने का? यू हैव टू लर्न। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं आगे, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज हुआ, सो देखो, इंडिया स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन वेस्ट एशिया। अर्लियर क्या था? स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट फॉर द अरब कॉज। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ? मल्टी अलाइनमेंट, बैलेंस टाइज विद इजराइल, ईरान एंड गल्फ कंट्रीज बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। कितनी बड़ी बात है। सिंपल शब्द है। पहले हमारी अप्रोच क्या थी? अरब कॉज के लिए हम खड़ते थे, हम इजराइल को तवज्जो नहीं देते थे, हम ईरान के लिए बोलते थे। इवन गांधी जी भी पैलेस्टीनियंस के लिए बात करते थे, पंडित नेहरू भी पैलेस्टीनियंस के लिए बात करते थे, इजराइल के लिए बात नहीं होती थी। समझ रहे बात की नहीं? सो डीपनिंग टाइज विद इजराइल। अब देखिए इजराइल के साथ कैसे शिफ्ट हुआ। सो इजराइल इज नाउ व्हाट? अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर वर्किंग इन टेक्नोलॉजी, साइबर, एग्रीकल्चर, वेपन्स, एंड देन इरिगेशन फैसिलिटी, नो हाउ, टेक्नोलॉजी, व्हाट नॉट। इजराइल हमारा कौन सी जगह पर पार्टनर नहीं है? हर जगह पर पार्टनर। During 2023 Gaza war, India called for peace and condemned civilian death while continuing relations with Israel. Otherwise नहीं करता इंडिया। तो ये क्या कर रहे हैं हम? इवन हमारे जो लीडर्स हैं क्या रेफर करते हैं इसराइल को? एज अ नेचुरल अलाई। क्या बोलते हैं? नेचुरल अलाई। नेचुरल के, ये तो हमारा नेचुरल अलाई है। क्यों नेचुरल अलाई बोला जाता है? क्योंकि इंडिया जिस विचारधारा पर है उसी विचारधारा पर कौन है? इजराइल। ये नेचुरल अलाई वाली बात हमेशा तब आती है जब बीजेपी सरकार होती है, क्योंकि इनका एजेंडा क्या होता है? नेशनलिज्म का, हिंदुत्व का। उनका भी यही होता है, इजराइल का। ओके, शोज अ मैच्योर इशू बेस्ड डिप्लोमेसी। इज दैट क्लियर? नाउ अब चलते हैं किसकी तरफ? ईरान की तरफ। मैंने यहां इसके अलावा एक और चीज ऐड कर दी आपके लिए। क्या?
नेचुरल अलाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईरान। ईरान के साथ बैलेंसिंग कोऑपरेशन एंड कॉशन, क्योंकि हमें एक्सेस चाहिए कहां पर, हमें एक्सेस चाहिए सेंट्रल एशिया की तरफ, हमें एक्सेस चाहिए रशिया की तरफ, हमें एक्सेस चाहिए इवन मिडल ईस्ट में, हमें एक्सेस चाहिए ऑयल का, हमें एक्सेस चाहिए पोर्ट का, हमें एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान का, जिसमें एनीवे मैंने आपके साथ सेंट्रल एशिया की बात फिर भी की है। हमें बैलेंस करना है किसको, पाकिस्तान। तो उसके लिए ईरान बिकम्स व्हाट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमने 10 ईयर डील साइन की चाबार पोर्ट की एंड कनेक्टिविटी टू व्हाट, सेंट्रल एशिया। देन डिस्पाइट दिस इंडिया वोटेड अगेंस्ट व्हाट, ईरान इन द IAEA ओवर न्यूक्लियर इशू, प्रूविंग इंडियाज ऑटोनॉमी इन द ग्लोबल फोरम्स। ये मैंने IR में भी आपको करवाई थी बात। ईरान रिमेन्स क्रिटिकल फॉर रीजनल एक्सेस एंड एनर्जी कोऑपरेशन। तो इसके अलावा मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं, जिसमें आपकी एनर्जी कोऑपरेशन भी आ रही है, यहां आपकी एनर्जी कोऑपरेशन भी आ रही है, इज दैट क्लियर। रीजनल एक्सेसिबिलिटी भी आ रही है। हमें स्ट्रेटेजिक टाइज इसलिए क्या करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। नाउ गल्फ नेशंस, यू अंडरस्टैंड गल्फ नेशंस हम किन्हें कहते हैं। देखो, दो गल्फ नेशंस की बात करूंगा आपके साथ। एक तो ज्योग्राफिकली जो गल्फ नेशंस है, जो ज्योग्राफिकली गल्फ नेशंस है, कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। ओके, एंड देन इसके अलावा दो ज्योग्राफिक गल्फ नेशन और हैं, जैसे एक है ईरान एंड दूसरा क्या है, इराक। लेकिन दोनों को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में नहीं डाला गया। ईरान की बात करें, ईरान तो अरबिक कंट्री है ही नहीं, ये तो पर्शियन कंट्री है, इसलिए फर्दर मोर इसकी बनती भी नहीं है, तो इसको वहां डाला नहीं गया फॉर डिफरेंट रीजन। इराक को भी कुछ कारणों की वजह से नहीं वहां इंट्रोड्यूस किया गया, दो इराक चाहता है। सो स्ट्रॉन्गर रिलेशन विद व्हाट, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, गल्फ कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। देन UAE इज, अच्छा इधर आप और क्या मेंशन कर सकते थे, आप स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में भी बात कर सकते थे, आप पर्शियन गल्फ भी यहां ऐड कर सकते थे। सो UAE इज पार्ट ऑफ I2U2 ग्रुपिंग। देख रहे हो कैसे कनेक्शंस हो रहे हैं, I2U2 ग्रुपिंग, इजराइल, UAE, USA वर्किंग ऑन टेक, ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी। ओवर 8 मिलियन इंडियंस लिव इन गल्फ, रेमिटेंसेज एंड वेलफेयर ऑफ द डायस्पोरा रिमेन्स द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि यहां पर गल्फ कंट्रीज में डायस्पोरा भी बहुत है एंड रेमिटेंसेज हमें बहुत देखने को मिलती है। कोहेरेंस चल रही है ना आंसर में, ये देखो, वे गोइंग विद द कोहेरेंस, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कहां पहुंच गए हम, IMEC की तरफ। नाउ अ बिग आइडिया विद चैलेंजेस, अ बिग आइडिया विद चैलेंजेस, जिसको G20 समिट 2023 में लॉन्च किया गया, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एम टू राइवल व्हाट, चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो बट ड्यू टू गाजा वॉर प्रोजेक्ट जो है वो क्या हुआ, अभी रुका हुआ है। इंडिया इज नाउ ऑल्सो फंक्शनिंग ऑन चाबार पोर्ट एंड INSTC एज ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट्स। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आता है पेपर में। INSTC क्या है, दैट्स राइट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इज दैट क्लियर गाइस। आप इन जर्नल ऐड कर सकते हैं इसको, जैसे हमने इन जर्नल ऐड किया। ऑनलाइन समझ आ रहा है आपको कि नहीं गाइस, आर यू गेटिंग आंसर, आई एम ओनली टीचिंग यू हाउ टू राइट आंसर। और आंसर में कोहेरेंस होनी बहुत जरूरी है। देखो, एक आंसर राइटिंग, ये प्रीलिम्स क्रैक करके एग्जाम थोड़ी क्रैक होगा। एग्जाम कैसे क्रैक होगा, इंटरव्यू क्रैक करके। एंड इंटरव्यू आसान तब हो जाती है अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑप्शनल, एथिक्स एंड ऐसे, इन तीनों पर फोकस कर रहे हो। रही बात बाकी चीजों की, उनमें भी अगर 100+ स्कोर ले रहे हो, फिर तो बहुत ऊपर रैंक ले जाओगे, बहुत ऊपर ले जाओगे। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं। एक तो आंसर लिखने से पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है ना। तो नॉलेज कैसी होगी, रैंडम नॉलेज नहीं हो सकती। आपकी नॉलेज कैसी होगी, अगर आपने उसको, जैसे जैसे मैं आगे भी बोलता हूं, अगर आप हाथ में मोती लेना चाह रहे हैं तो कितने मोती ले जाएंगे, जितनी का आपकी मुट्ठी है, या लाइक जितना का आपका हाथ है उतने का आप मोती ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रिंग में लेके जा रहे हैं, परोई जा रहे हो, जितने मर्जी मोती कैरी कर लो हाथों में, जितनी मर्जी मालाएं ले जाओगे, कितने ज्यादा मोती आ जाएंगे। क्यों, आपने क्या किया, अरेंज किया। अपने कंटेंट को भी अरेंज कीजिए। अगर वेस्ट एशिया प्रिपेयर कर रहे हो तो वेस्ट एशिया हर कॉन्टेक्स्ट से प्रिपेयर करो। जैसे इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है रीजन की, कल्चरल रेलेवेंस क्या है, डायस्पोरा क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या चेंजिंग इक्वेशन है, यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए क्या क्या प्लान किया जा रहा है, ट्रेडिंग रूट्स को कैसे और बड़ा किया जा रहा है, किसका किस चीज के ऊपर रोल है, कंट्रोल है, कल्चरल रेलेवेंस क्या है। तो सारी चीजों को आप यहां
स्टडी करके फिर आपका वेस्ट एशिया प्रिपेयर हो जाता है, फिर जो मर्जी लिखी जाओ, फिर जो मर्जी आंसर आ जाए वेस्ट एशिया के ऊपर, यू कैन डू दैट। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको प्रो लिया ना, स्ट्रक्चर कर लिया, अब आप कर पाएंगे। लेकिन अगर रैंडम पढ़ेंगे तो रैंडम पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कि आज अगर कोई ईरान के साथ आ गया तो वो पढ़ के तैयार कर लिया, अदरवाइज कुछ और कर लिया ना, इट टेक्स टाइम। इसलिए मैं बोलता हूं करंट के भी स्टैटिक जरूरी होते हैं, तब जाके करंट समझ आता है। ओके, सो स्मार्ट बैलेंसिंग, इंडिया एक्ट maintains ties with Sunni, Shia, Iran and Jewish powers without getting into rivalry. So avoids what? Direct involvement during Israel-Iran tensions and Red Sea Houthi issues. Promotes peace and cooperation while protecting what? National interest. And what is the conclusion? India's West Asia policy today is smart, strategic and peaceful. While building ties based on energy, trade and diaspora. सिर्फ वही चीजें आ गई ना फिर से. While building ties with what? Energy, trade and diaspora. ये रीजन की रेलेवेंस ही यही है. ये रीजन की रेलेवेंस ही, अब अमेरिका की बात करेंगे वहां पे रेलेवेंस आपको और मिलेगी, डायस्पोरा की तो वहां पर भी मिलेगी, ट्रेड की वहां पर भी मिलेगी, एनर्जी रेलेवेंस नहीं मिलेगी। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियर कोऑपरेशन मिल जाएगी आपको, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस मिल जाएगी, इन द फील्ड ऑफ एआई मिल जाएगी, या और चीजों में आपको उसकी रेलेवेंस मिलती जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेशन एंड द रीजन चेंज होती जाएंगी चीजें। डिफेंस रशिया की बात आ जाएगी तो वहां डिफेंस कोऑपरेशन की बात आ जाएगी, यहाँ डिफेंस की ना बात कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ जगहों पर आपको कॉमन चीज मिलेगी, वो क्या है, ट्रेड। डायस्पोरा काफी जगह पर आपको मिलता जाएगा। इज दैट क्लियर? एनर्जी नीड्स कहां मिलेंगे, आप रशिया की बात करेंगे या मिडिल ईस्ट की। तो ये चीजें समझिए, ये क्वेश्चंस को समझिए, ताकि लिखने के लिए मटेरियल हो पास में और पता हो किसको कहां पर आपको क्या करना है, यूज करना है कोहेरेंस में। कोहेरेंस में ऐसे कुछ नहीं कभी ये याद आ गया ये लिख दिया। इसलिए तो मैं बोलता हूं आंसर लिखते हुए भी क्वेश्चन को रेफर कर लेना। आंसर जब लिख रहे हैं ना, अगर कनेक्शन टूट रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लो, कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, दोबारा से चार्ज मिल जाएगा आपको, फिर वहीं से शुरू हो जाओगे। ओके, so India also acts as what, trusted voice for peace and dialogue as seen during what, G20 presidency, जिसमें ग्लोबल साउथ की बात करते हुए वेस्ट एशिया की भी इंडिया ने बात की थी। ये मैं वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप डालिए ना डालिए। सो गाइडेड बाय द वैल्यूज व्हाट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली एंड सर्वे भवन्तु सुखिना, इंडिया होप्स नॉट जस्ट टू बेनिफिट फ्रॉम पीस but help to what, build that. And therefore we are referring the West Asia as extended neighbor, and with our neighbors India always wants to play the constructive role. Okay, is that clear? हाँ जी गाइस, समझ आया आंसर आपको ये वाला? ऑनलाइन सभी को समझ आया ये आंसर? चलो दैट इज वेरी ग्रेट, आपको समझ आया तो। सो दिस वाज योर फॉर आंसर राइटिंग। अब लिखे आपने आंसर, ऐसे आंसर्स के नहीं लिखे, कुछ लिखा है किसी ने ऐसा कि नहीं? मैं फिर बोलता हूं आपको, चेक तो मुझे वैसे भी करवा दिया करो, चेक तो मुझे वैसे भी करवा दिया करो। आज भी मैंने सभी को ऑडियो नोट्स भेजे हैं जिन जिन के मेरे पास सबमिट हुए थे। जो बच्चे अपने टेस्ट के ऊपर नाम और नंबर नहीं लिखते हैं, तो मेरे पास नंबर है नहीं, मैं कैसे बताऊं उनको, और नाम मुझे सभी के याद नहीं है। नंबर मैं सर्च कर लेता हूँ, उसको फिर मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, आई मीन टू से ग्रुप से नंबर उठा के फिर मैसेज हो जाता है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे, ऑडियो मैसेज। बट आंसर को समझो, क्वेश्चन को समझो, देखो, पढ़ो, कीवर्ड आइडेंटिफाई करो, ब्लूप्रिंट डिजाइन करो, फिर लिखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मजा आएगा आपको, आगे आगे देखते जाइए। आंसर राइटिंग मतलब क्या कहते हैं ना, नशा पड़ जाता है आंसर राइटिंग का, फिर आप ऐसे लिखा करेंगे। अभी डर लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू।